अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर और आपकी पेशे खिदमत हाजिर हूं अपने तमाम को होस्ट के साथ आपकी सुबह को तरोताज़ा और रंगीन बनाने के लिए। हमारे पास है बहुत सारी न्यूज़, लेकिन उससे पहले मैं इनका तारुफ तो करवाती चलूं। जी अनम, ऑलरेडी आप अपना इंट्रोडक्शन और हम सबका इंट्रोडक्शन तो करवा चुके हैं। गैबाना तारुफ ही होता है, लेकिन मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान। आई विश आई वाज अ क्रिकेटर। मैं आपको न्यूज़ बताना चाहता हूँ। लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी, मैं आपको रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ जो टूटे हैं। पहली बात मैं बता दूँ, पहली सबसे बात, इमरान खान साहब, आवर प्राइम मिनिस्टर, हैज बीन गिवन एन अवार्ड। उस अवार्ड का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। बोलने में फंसा अल मखतूम पे, लेकिन अवार्ड में पूरा मिला है। बात आपकी पहुंच गई पर, और अगले साल तक वो डिलीवर हो जाएगा। इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। दुबई में दिया गया इनको फॉर हिज सर्विसेज दैट ही कंट्रीब्यूटेड इन विनिंग द वर्ल्ड कप 92। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान ने कैलेंडर ईयर में T20 की सबसे ज्यादा विंस की हैं और अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं वेस्ट इंडीज के साथ। दैट इज 17 विंस। तालियां। एक और रिकॉर्ड लीजिए, ये पेश किया मैंने एक और रिकॉर्ड। पिछले 9 मैचेस में पाकिस्तान में एक यूनिक रिकॉर्ड है, जरा गौर से सुनिएगा। यूनिक रिकॉर्ड ये है कि पिछले 9 T20s इंटरनेशनल में हर मैच में जो पाकिस्तान जीता है उसका मैन ऑफ द मैच कोई और है। तालियां। ये कोई रिकॉर्ड था? यूनिक रिकॉर्ड, डिफरेंट रिकॉर्ड। देखिए, एवरी रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड। यूनुस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे तो हमें समझ में आएगा। जल्दी जल्दी में ना मुझे लगता है ट्रेन छूट रही है। इंग्लिश में बता रहा हूँ, बोलती उर्दू बताता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ट्रेन छूट रही है। अच्छा, ट्रेन नहीं छूट रही। मैं हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया जहाज पे। आई डोंट लाइक ट्रेन। ये गरीब लोग खड़ते हैं, हम लोग अमीर लोग हैं। बर्गर जमानी टेढ़ी हो जाती है। बन कबाब। हाँ, अब आया ना मैं। अच्छा, अंडे वाला बर्गर। मैं आपको सबसे मजे की अगर आप बात लोग खाने पीने से बाहर निकल चुके हो तो हम दूसरी न्यूज़ सुनें। नहीं, मैं आपको जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जी, मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पूरे साल में सबसे ज्यादा स्कोर किया है इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स, एक कैलेंडर ईयर में 1600 प्लस स्कोर किया। उनके लिए तालियां। मोहम्मद रिजवान को हम कहते हैं कि इनको एक अवार्ड से नवाजा जाए बिकॉज वो 2 दिन आईसीयू में रहे बिफोर द ऑस्ट्रेलिया मैच। यहाँ पे बॉल खाई, यहाँ पे मिचेल स्टार्क की, यहाँ पे निशान पड़ गया, डायवे मार रहा है लड़का, इसको अवार्ड दे दें। मैं तो बोलता हूँ इसको नहीं बनाया वजीर आजम, लेकिन अगली बार जब भी हो 10 साल बाद 15 साल बाद वजीर आजम मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल तालियां की रिजवान के लिए। And that's all from our side. We're signing off, retiring from cricket. Relax. Thank you so much. स्लो डाउन। जी। यूनुस के लिए बहुत सारी तालियां। तालियां नहीं, पैसे चाहिए जी। लेकिन सीरियसली बहुत ज़बरदस्त। और मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आज प्रोग्राम के आगाज़ में अनम ने पहले धमाकेदार तारुफ दिया, फिर यूनुस की ब्रेकिंग न्यूज़ आई और आज पता नहीं क्या जी होने वाला है आज हमारे शो में। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छी न्यूज़ आपने बताई कि पाकिस्तान ने जिस तरह बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बनाए, दैट्स अमेजिंग। हमें एक और भी बनाना है रिकॉर्ड। वो क्या है? वो ये है कि हमें कचरा नहीं करना है। बिल्कुल। और ये पहले हमने खुद अमल करना है। हमने आज से स्टार्ट कर दिया। हम लोगों के टेबल के नीचे डस्टबिन है, तो जो भी सना छालियां खाती है वो नीचे फेंक देती है। नहीं खाती, खुदा न मानो। इल्जाम है। जी। व्हाट्स द न्यूज़? जी, इतनी बड़ी न्यूज़ आपकी थी, मेरे से अब नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है? जी, जैसे कि आपको कचरा नहीं फेंकना है, उसके साथ साथ आपको इंसान और जानवर दोनों की सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि जानवरों के पास भी दिल होता है। सो उनको भी खाना डालें, और आप तो खाती होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ होंगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप सबके पास हमेशा से होता ही है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो काफ़ी हम उस दिन भी फीडबैक देख रहे थे हम मेकअप रूम में, और लिटरली हमें बहुत ज़्यादा खुशी और एक प्राउड, हम बहुत मेहनत करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी एजुकेट हो रहे हैं, बट साथ साथ आपको भी सर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जब आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो ऐसा लगता है कि सीरियसली मेहनत पेज ऑफ, मतलब हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो पहले तो शाउट आउट उन सबके लिए जो हमारा शो देखते हैं और कमेंट करते हैं, वक्त निकालते हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच। स्पेशली दोज पीपल जो कि सुबह या शाम को नहीं बल्कि यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, उनके लिए ये मेरा था। अच्छा, ओके, नाउ कमिंग टू माय पॉइंट, जो आज टॉपिक में बात करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा है। उन्वान मेरा आज का वक्त।
मैं टाइम के बारे में बात करूंगी। और पहले आप सबसे ये क्वेश्चन करूंगी, हमने हमेशा अपनी घड़ी में देखा है एक होता है AM और एक होता है PM। अब AM और PM है क्या? क्योंकि मैंने भी कल इस पे बैठ के मैं रिसर्च करी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो कि आज से पहले मुझे मालूम नहीं थी। और ये कि बहुत बेसिक है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप कितनी भी बड़ी बातें कर लें कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, ना सीरियस लेगा जब तक आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं हो। क्या आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करो, आपको ये तो पता नहीं है, तो आपकी बात वजनदार तब लगती है जब आपको बेसिक मालूमात भी हो दुनियादारी की चीज़ों की। किसी को पता है AM PM या मैं सीधा हूँ? तीतर एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। जी आपने ये तो बता दिया यूनिस के एंटी मेरिडियम होता है और पोस्ट मेरिडियम होता है, लेकिन एंटी जो कि अपने लफ्ज में ही एंटी आ रहा है, ANT मतलब एंटी मीन्स एक चीज कट हो रही है, पीछे जा रही है, ठीक है। और पोस्ट मतलब आगे, ठीक है, जैसे पोस्ट फोन से निकला है पोस्ट, जैसे कि पोस्ट लगाते हैं बहुत सारी चीजों में, तो पोस्ट मीन्स एंटी मतलब पीछे जा रहा है और पोस्ट मीन्स कोई चीज आगे जा रही है, ताखीर होगी, डिले होगी। इस तरह से मैं आसान कर देती हूँ, देखने वालों को भी समझ में आएगा। तो अब एंटी कैसे काम करता है और PM कैसे काम करता है? जब जियोग्राफियंस ने सोचा कि हमें वक्त को लाना है एक घड़ी के अंदर कैद करना है और घड़ी होगी सर्कुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसमें अब हम वक्त को कैसे समेट सकते हैं, तो इस पे जब बात की गई तो क्या किया, जो माहिरीन थे उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन खींची, क्योंकि दुनिया गोल है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। उस दुनिया में एक लकीर खींची गई सीधी, ऊपर से ये दुनिया गोल है और ये उसमें एक सीधी लाइन खींच दी गई इमेजिनरी। को ये ना पूछे कि पेंसिल से खींची थी या पेन से खींची थी। तो उस लाइन को कहते हैं, देखिए ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप जहाँ भी बैठे हैं वैसे आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ है और नीचे एंड में साउथ होता है। तो ये जो ईस्ट वाली लाइन है और ये वेस्ट वाली लाइन है, ये कहलाती है लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ टू साउथ आती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूड। मुझे पता है देखने वालों को, अभी सुनने वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करती हूँ कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब क्या और यहाँ से कैसे घड़ी को वक्त को समअप किया गया। क्योंकि शुरू में घड़ी नहीं थी, क्योंकि लोग जो है ना उससे अजान कभी वो दिन से और रात से अंधेरे से करते थे, सूरज के हिसाब से, चांद के हिसाब से। तो घड़ी को जब दरियाफ्त किया गया तो ये वाली जो थ्योरी थी, ये फिनोमिना था, ये रखा गया था। अब वो जो देखिए मैं आपको और सिंपल करती हूँ, ये मेरी घड़ी है, आई एम श्योर आपको मेरा टेबल नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर हाथ करके बताती हूँ। ये सर्कल है और ये दुनिया है, ईस्ट से वेस्ट आ रहा है लैटिट्यूड और नॉर्थ टू साउथ आ रहा है लॉन्गिट्यूड। जो लंबी लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड कहा गया, आप यूं याद रख सकते हैं, और ये जो सीधी लाइन है ये लैटिट्यूड कहलाता है। अब इसके मिड में इजी बताता हूं ऑडियंस के लिए, जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है, जो लंबी है लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड है। या वेरी इजी। अच्छा, इसके बाद ये जो लंबी वाली लॉन्गिट्यूड की लाइन है, इसके बीच में एक लंदन का सिटी है ग्रीनविच, यू नो ग्रीनविच लंदन का एक सिटी है। अब आपने बहुत दफ़ा अपने फ़ोन में अलार्म सेट करते हुए देखा होगा GMT लिखा हुआ आ रहा होता है ना। व्हाट इज़ GMT? GMT है ग्रीनविच मीन्स टाइम। तो मतलब कि लंदन जो है उस लंबी वाली लाइन के बिल्कुल बीच में आता है। अब ग्रीनविच, अब GMT क्यों आज तक टाइम के साथ चलता चला आ रहा है? क्योंकि ये थ्योरी वहीं से निकली थी। अब जो चीज़, ये जो मैंने आपको ईस्ट बताया था, अगर हम ईस्ट की जानिब बढ़ते जाएंगे तो टाइम ऐड होता जाएगा, मतलब 0 से 1 2 3। और अगर हम यहाँ से जो मैंने वेस्ट बताया था इसकी तरफ आएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा? सब्ट्रैक्ट, माइनस, कम होता जाएगा। तो इसलिए जब AM होता है तो सुबह होती है और जब PM होता है तो रात होती है। तो इस तरीके से ये घड़ी बनी और AM PM दरियाफ्त किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो जो पाकिस्तान हमारा जो टाइम है वो GMT+5 है, मतलब कि वो जो GMT वाली लाइन है उसमें हम 5 घंटा ऐड कर दें तो जो हमारा पाकिस्तान का अभी करंट टाइम चल रहा है वो आता है। और अगर मैं बात करूं UK की, तो वो हमसे 5 घंटा पीछे है, तो उसका वो जो ओरिजिनल लाइन पे टाइम चल रहा है GMT वाला वो वही है। तो आई होप मैं आप लोग को समझा पाई हूँ आसान लफ्जों में, क्योंकि मुझे भी AM PM का नहीं मतलब पता था और मैंने कल पढ़ा है और मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगी तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। मुझे एक्साइटिंग लगी, आई होप आपको भी लगी होगी। मुझे बात बताइए, जो टाइम रखा है इन लोगों ने, जो लाइन खींची थी वो हरी चुड़ैल पे क्यों रखी थी? हाँ एग्जैक्टली, ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो आपको देखने में विजुअलाइज। चुड़ैल का आपको पता चल गया क्या है? जी मुझे पता चल गया क्या है, बिकॉज ग्रीन, या
ग्रीनविच भी कहते हैं और ग्रीनिच भी कहा जाता है इसको, क्योंकि आपको पता है यूके यूएस का डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थैंक यू आपने मुझे पॉइंट रेस किया, इक्वेटर है जो उस दुनिया के सर्कल को इक्वली हाफ और हाफ डिवाइड कर, लेकिन इक्वेटर का टाइम वाले उससे कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम को जिस बेसिस पे देखा गया था, वो जो सेंटर की लाइन है जो कि ग्रीनविच सिटी है लंदन का, और वो जो लाइन है वो उससे गुजरती है, तो इसलिए लंदन के टाइम से हम अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें +5 GMT हमें 5 घंटे, अभी जो भी लंदन का टाइम हो रहा है उसमें हम 5 घंटा ऐड कर दें तो हमारा टाइम बनेगा, 5 घंटा डिडक्ट कर दें तो वो जो टाइम उनका है वो है। तो आपने अपनी बात कंप्लीट कर जी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने इतना अच्छा हमें टाइम पे समझाया, एक तो सीरियसली हैट्स ऑफ टू हर। मुझे ऑनेस्टली अपनी फिजिक्स की टीचर याद आ गई है, लेकिन क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो इस टाइम जो है वो ब्रेक का हो गया, तो चलते हैं छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हमारे साथ और मजीद टॉपिक्स होंगे, लेकिन इस टॉपिक पे मैं तो बात करना चाहती हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग भी टाइम के ऊपर बात करना चाहेंगे। जी, आप कोशिश हमेशा करते रहें, क्योंकि कोशिश के बाद जीत आपके हाथ में और मुकद्दर में होगी। सो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अनम, लाइक सीरियसली जाने से पहले भी मैं स्टिल टाइम का सोच रही थी, क्योंकि आपने इतना अच्छा टाइम एक्सप्लेन किया और यकीनन ऑडियंस को आपने सादा अल्फाज में समझाया, AM PM, और पूरा आपने वो कहते हैं ना कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर आप डायरेक्ट से हमें ये बोलते कि ये लाइन है ऐसे है वैसे, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती कि वाकई, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज आपने ग्लासेस पहने, क्योंकि आप प्रॉपर चाहती थी कि लुक में भी आप टीचर लगे, प्रोफेसर लगे, और आप लग रही थी। यूनुस, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था टाइम इज मनी। यस, मनी जो इज एवरीथिंग। वक्त जी, मनी इज एवरीथिंग। नो इट्स नॉट, मनी इज नॉट एवरीथिंग, कम ऑन। नहीं, ये इनका बहुत ही जवाब आपका आपकी जो समाज तक विजन है ना, दैट इज वेरी वीक। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका मेरा मजाक है? जी बिल्कुल है। आई एम टेलिंग, जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो ये टाइम की बात हो रही है, अगर हम टाइम ट्रेवल की बात कर सकते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, तो आपने एक चार्ली चैपलिन की फिल्म देखी होगी, मे बी इट वॉज इन 1918, जो मूवी थी चार्ली चैपलिन की, उसमें एक खातून फ़ोन लेके गुजरी, एक शॉट में ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में फ़ोन है, इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द सेल फोन्स उस टाइम से। तो ऐसी बहुत सारी और ऐसे केसेस हुए हैं। एक बंदा टोक्यो के एयरपोर्ट पे आया और उसके पास एक पासपोर्ट था जिसका नाम कोई अजीब सा था, टैस्किन या टॉस्किन कुछ ऐसे नाम से, कोई कंट्री का पासपोर्ट था। और उसने कहा, उसको वो आया तो उस पर हर मुल्क के स्टैंप्स लगे हुए थे, वीजास लगे हुए थे। तो ऐसा कोई मुल्क है नहीं ऐसा टॉस्किन, कोई मुल्क नहीं है। हाँ, ऐसा मुल्क कोई था नहीं टॉस्किन, मे बी आई एम रॉन्ग द नेम। तो वो उसको एक कमरे में बिठाया कि भाई आके हम रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब तक वो वापस आया वो आया। हाँ, और फिर पता कर रहे थे, उनको लगा कि ये एलियन हो सकता है और किसी और ही प्लेनेट से आया है। ऑब्वियसली हो सकता है, देखिए टाइम का एक स्टीफन हॉपकिंस का जानते होंगे आप, जी, जो जिनकी डेथ भी हो चुकी है। ही वाज अ वेरी, उनका IQ लेवल बहुत अमेजिंग था, एंड ही इज अ राइटर, और बड़ा वो बात करते थे साइंस पे। और उन्होंने एक इवेंट किया, इन्होंने एक बर्थडे पार्टी थ्रो की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पार्टी थ्रो की और मंडे को उसकी वो की एडवर्टीजमेंट की कि मैं ये पार्टी थ्रो कर रहा हूँ टाइम ट्रेवल्स के लिए। क्यों? वो चाहते थे कि जो मंडे को देखें, जो टाइम ट्रेवलर्स हैं अगर इस दुनिया में, तो मेरी फ्राइडे को मेरी पार्टी पे आ जाए। तो बट कोई नहीं आया। अफसोस की बात है कि टाइम इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कुछ लोग का ओपिनियन है देयर इज नथिंग एज सच टाइम, ये टाइम नहीं है, ये एक इल्यूजन है जो हम जा रहे हैं। अच्छा देखें, एक नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन है, आपसे ही पूछना इस बारे में कि आपने अगर नोटिस किया हो, कभी आप बैठे हुए किसी का म्यूजिक सुन रहे हैं, कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, टाइम गुजर जाता है एकदम से। हाँ, ऐसा जब है। आप बोर हो रहे होते हैं तो 1 मिनट भी नहीं गुजरता होता। 1 सेकंड भी नहीं गुजरता। सो लोगों का ओपिनियन है कि ऑब्जर्वेशन है, एक थ्योरी है कि कहीं ना कहीं टाइम इज नॉट टाइम एक्चुअली, No, इट्स मोर ऑफ एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। यूनिस देखें, अच्छा वक्त जो होता है ना वो कैसे गुजरता है नहीं पता चलता, लेकिन बुरा वक्त जो है वो गुजरता ही नहीं, उसका एक सेकंड, एक लम्हा आपको पता चलता क्योंकि है। ना बुरा वक्त आपको सीख दे रहा होता है, और जब कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, जब आपको कुछ रियलाइज हो रहा होता है तो वो आप इतनी इमेजिनेशन में डीप पे चले जाते हैं कि आपको वहाँ से निकलने में टाइम लगता है। अगेन वो टाइम वाली बात है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि टाइम किस, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए, कि ऑडियंस इस बात से रिलेट कर सके कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी का नहीं। ये बहुत सारे छोटे छोटे मुहावरा कह लें या सीख कह लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप दोस्तों से कह रहे होते हैं, फैमिली से कह रहे होते हैं, इवन आप अपनी जॉब पर होते हैं तो आप लेट हो जाते हैं तो ये तुम्हारा वक्त नहीं था, या ये तुम्हारा वक्त, अब तुम्हारा वक्त आएगा। आजकल का जो फेमस डायलॉग है जो सोशल मीडिया पे क्या हर कोई कि तुम्हारा वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा। वक्त क्या है? तो अपना टाइम
टाइम वही वाली बात है ना अगेन कि हम टाइम की जो बात करते हैं हमारी चीज़ों से इतनी रिलेटेड है। छोटी छोटी चीज़ है, जब हम इस चेयर पे बैठते हैं तो मैं टाइम देखती हूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है। कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ वक्त के साथ रिलेट कर दिया। अब यही वाली बात है, थ्योरी है कि जिस तरह से आपने ईस्ट एंड वेस्ट एंड यू नो आपने नॉर्थ एंड साउथ का बताया, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। यस, तो आपने बताया तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे माइंड में है कि हमें एक थ्योरी है, हम सब उस थ्योरी के पीछे। अब वक्त की अगर बात करें बहुत सिंपल अल्फाज में अंदर मुख्तसर करते हुए सना और उर्शिद जो यूनुस आप लोग कहना जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं आप बोले। नहीं अच्छा। चुप थी। नहीं मैंने कहा शायद बात इनकी ख़त्म हो गई जी, है। जी, मैं ये खत्म। कहना चाह रही थी कि जो बुरा टाइम होता है उसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है और जो खुशी का टाइम होता है या जो अच्छा टाइम होता है उसकी उम्र कम होती है। तो वो इसीलिए पता ही नहीं चलता कि जब आपके ऊपर अच्छा वक्त आया होता है वो जल्दी जल्दी गुजर जाता है, और जब वो बुरा वक्त होता है उसकी उम्र ज़्यादा होती है तो वो ज़रा स्लो गुजरता है, और वो मुझे ऐसा लगता है वो आप बहुत ज़्यादा महसूस भी करते हैं। बुरा वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, सबसे अच्छी बात ये है। मैं ये एक बात बताऊं, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी बात आधी जो है वो अधूरी छोड़ दी, जी, लेकिन जी। मुझे बड़ी अच्छी, मेरे दिल से मुझे बड़ा खुशी मिली। नहीं, मुझे बड़ी खुशी मिली आपकी आज पहली बार बात को कट करते हुए। मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत बात है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या कभी ऐसा होता है कि हमारी खुद की जो फैमिली है उसमें से कोई आपका प्यारा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उस वक्त मैं कहती हूँ उस वक्त वो ऐसा वक्त होता है जब आपके किसी अपने की सेहत पर आता है ना, तो उसमें आपको आप और कुछ नहीं सोच पाते ना, आपको उस वक्त किसी मतलब जॉब की टेंशन होती है ना, आपको दुनियादारी मतलब कोई चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो आपका अपना हॉस्पिटल में है, आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते वही इंसान घूम रहा होता है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही होता है, इंसान अपने आप को हौसला, मेरे साथ बड़ा पर्सनली ये चीज़ गुजरी, तो उस वक्त जो है वो मैंने भी अपने आप को ऐसे ही बार बार हौसला दिया, वक्त है गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त ठहरता नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब आप अगर ये लफ्ज़ भी कहो ना कि वक्त है गुजर जाएगा, वक्त है गुजर जाएगा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही अनम की बात, तो मैं सीरियसली सच बताऊं, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जो है वो 9th क्लास में आज बैठी हूँ और मैं यूँ करके यूँ बैठी हूँ और मेरी टीचर मुझे समझा रही है, मैं इतनी गौर से ये सुन रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीचर बहुत खूबसूरत तरीके से समझाए ना तो मज़ा आता है, और बाकी में वो टीचर का इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो चीज़ जो है। और एक और बात मैं रशिया आपको बताऊं कि हम रशिया को हर चीज में डिफरेंटली स्पेसिफाई करते हैं कि रशिया ये रशिया वो, तो रशिया का जो जीएमटी वो हमसे बिल्कुल ही अलग है, मतलब उसका और दूसरी चीज ये वहाँ पे डेट भी चेंज हो जाती है, इसलिए टाइम भी चेंज। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बुरे वक्त की बात बताएं आप, थोड़ा सा क्यों बता रहे हैं, ज्यादा बताएं। देखिए आपके लिए जितना है उतना मैं दे रहा हूँ, आपको ज्यादा दूंगा आपको रात की नींद उड़ जाती है आपकी। नहीं गोली खा के सो जाऊंगी मैं। ये क्या आप मैसेज दे रही हैं यूट्यूब गोली खा के? आपकी बातों से जागने से अच्छा है मैं गोली खा के, ये वाली भी गोली खा के मैं सो जाऊं। आप कहोगे मैं बात करूं? मैं बस ये दुआ करती हूँ ये वाला वक्त भी गुजरे। मैं बता रहा था कि बुरे वक्त की बात हो रही है कि एक वो गुजर जाता है, ये अंडरस्टूड है। लोग कहते हैं ना कि यार ये बुरा टाइम जा ही नहीं रहा, वो निकल जाता है। वो एक उसका एक सेइंग भी है कि अगर खराब घड़ी भी है ना आपके पास, वो भी दिन में 2 दफा सही टाइम बताएगी। तो इट्स गुड कि आप फोकस करें कि देखें पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप अपने जो चीज़ों से लड़ना चाहते हैं, जो आपके साथ इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं, तो आप में पेशेंस ज़रूरी है। आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला अगर किसी को आजमाइश में डालता है, कोई मुसीबत उन पे डालते हैं, वो उतनी ही मुसीबत देते हैं जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। यूनुस आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज अगर आप टाइम की कदर नहीं करते तो आने वाला कल जो है वो आपकी कदर नहीं करेगा। सो टाइम की कदर करें ज़रूर। ये मुझे पता ही नहीं था। नहीं ये वाकई में हकीकत है। लोग जो है वक्त की कदर नहीं करते। वक्त कभी किसी का नहीं होता है, वक्त उसी का होता है जो मेहनत करता है। मैं एक बात बताता हूँ, एक ऐसी थ्योरी है कि जिसे हम कह रहे हैं ना टाइम, और लोगों को ही पता है टाइम इज मनी, लोग टाइम प्ले करते हैं, सब जल्दी में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अबे हट जाओ, बस पे किसी को धक्का मार के, ठीक है अबे हटना, मेरे को चढ़ने दे, ऐसे चढ़ के। और मैंने औरतों को देखा बाल खींच रही है, हट जा, मेरे को जाने दे, मेरे को जाने जॉब पे, सब जल्दी में। एग्जैक्टली टाइम पे कोई नहीं पहुंच रहा। व्हाट इज दिस बिहेवियर पाकिस्तानियों? किसी का आलम है, हर किसी को अपनी पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन पता है नहीं रेस लगी हुई है, मतलब लाइक कोई स्टॉप ही नहीं है, भाग रहे हैं, जल्दी में है।
है सब। सब जल्दी, और टंगरियां दे रहे हैं। बट बी पेशेंट एंड बी काम। आपको जो जिंदगी में चाहिए आप उस पे डटे रहें, आपको मिल जाएगा, और अपने गोल से ना हटे। लेकिन एक चीज है, कायनात मैं आज भी कायनात से मेकअप रूम में डिस्कस करी थी कि जिंदगी में आपको अगर कुछ भी चाहिए, आप सोचे कि मुझे वो चाहिए और आपको मिलेगा भी, लेकिन उसके लिए कुछ भी गलत रास्ता इख्तियार करें और शॉर्टकट्स का सोचें, वो गलत है। आप अल्लाह पे हौसला रखें, देन अपने जो हार्ड वर्क है ना उससे कभी ना चूकें। और ना एक और चीज, जो लोग कहते हैं कि हमारा वक्त आएगा तो हम करेंगे, आपका वक्त कब आएगा आपको क्या पता। वक्त बनाने से आता है, वक्त को मौका तो दें कि आपका वक्त आया, आप अपनी किस्मत पलटे। मैंने बहुत लोगों को देखा जो अपने लेजी होने की वजह से एक चीज लाइक अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो वो वक्त पे डाल और फिर कहते हैं किस्मत में नहीं है। एग्जैक्टली, वक्त और किस्मत तो मुझे समझ नहीं आ रही। बट एनीवेज मुझे लगता है कि वक्त बहुत हो चुका है। इससे पहले जो है लोग हमारे इस वक्त से परेशान हो तो किसी और टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि दूसरे टॉपिक को भी हमें उतना ही वक्त देना चाहिए। बट ये है कि हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आते हैं, और उसके बाद मैं कुछ आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से वो सदका जारिया ही है जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी जी, ब्रेक के बाद यस हमारे पास मौजूद है एक अदद बैंड फॉर द सेकंड टाइम। हमारे शो में एक बैंड आ रहा है। दे आर गोइंग टू एंटरटेन मी, दे आर गोइंग टू एंटरटेन यू, दे आर गोइंग टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू मीट यू आफ्टर दिस वन स्मॉल एंटरटेनिंग ब्रेक। सबसे कह दूं अभी, सबसे कह दूं अभी, जाने जा तू मेरी, जाने जा तू मेरी। खामोशी है इस कदर, देखो जहाँ तू उधर। खामोशी है इस कदर, देखो जहाँ तू उधर। मैं ढूंढूं बस तुझे, मैं चाहूं बस तुझे, तू जाने है मेरी, मैं जानूं बस तुझे, मैं जानूं बस तुझे, मैं जानूं बस तुझे। खुद को रोको अभी, जाने जा तू मेरी। वेलकम बैक। क्या परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त। सारे दिल के तार छेड़ दिए आपने। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, अमान खान एंड मोहम्मद उस्मान फ्रॉम द बैंड ई मेजर। क्यों ऐसे गाने गाते हैं आप लोग? कि प्यार हो जाए लोगों को। दोबारा से जिनके प्यार चले गए उनका क्या हाल होगा? खैर है, उनके बच्चे आएंगे वो कहेंगे मामू मामू। मुझे ये बताएं कि उस्मान कौन है? आपने इंट्रोडक्शन तो करवाया, तारुफ तो करवाया। ये सस्पेंस था। मैं उस्मान, आप उस्मान हैं और आप अमान खान। अमान। अमान खान, आप दोनों की माशाल्लाह से जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है और आप लोगों की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। सुर और ताल जब तक नहीं मिले तो मज़ा ही नहीं आता ग्रुप में काम करने का। और माशाल्लाह से आप लोगों ने जो एक दूसरे की पिच को जो पिक किया है, इट्स वेरी अमेजिंग। माशाल्लाह आप लोगों की जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब जैसे कि आपने एक ही चीज़ को, एक ही प्रॉप को आपने दो तरीके से जो आपने बजाया है, इट्स वेरी अमेजिंग। तबला भी बजाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये आपका बड़ापन है नहीं, कि नहीं। आप लोगों ने हमें यहाँ आज अपने पास बुलाया और मौका दिया आपके सामने परफॉर्म करने का। अरे हमने मौका क्या दिया, प्ले एंटरटेनमेंट से मौका दिया है। और ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो हमें भी बहुत शॉकिंग लगती है चीज़ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में। आप लोग कितने टाइम से गा रहे हो और आपका लहजा बड़ा डिफरेंट सा है, आपका ताल्लुक कहाँ से है, मैं ये भी जानना मैं बता दूं कि मैं पठान हूँ
और मैंने एक गाना ही पश्तो किया, बाकी सारे उर्दू। ठीक और है। पश्तो म्यूजिक की आपने तो लिखा है? जी पश्तो वाला लिखा है आप? हाँ बट अब जब आप ये अभी ब्रेक पे हम जा रहे होंगे, आपने पश्तो वाला जरूर सुनाना है। जरूर जी प्लीज, मैं आपसे पहले ये अनम का जो सवाल है उनका जवाब सुनना चाहती हूँ कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, मर्दान से। मैदान से हैं। और आपके फ्रेंड? कराची। तो आप लोग कैसे मिले और ये कैसे हुआ आप लोगों का? कैसे बैंड का आप लोगों ने जोड़ी आगाज़ कैसे किया? कराची में पैदा हुआ है और यहीं वाले कितने टाइम से आप लोग गा रहे हो साथ में? साथ में साल हो गए। तो आप लोग जब एंटर हुए थे तो उसी से वाइब्स आती हैं कि आप किसी को देखते हो तो आप कहते हो कि ठीक है कुछ यूनिक करेगा, कुछ डिफरेंट करेगा, और वो कुछ नहीं करेगा, तो वो वाली आप जज कर लेते हैं लोगों को देखकर। बट एनीवेज, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो धुन है या जिस तरीके से आप गिटार बजाते बजाते एकदम से तबला वाली जो ताल आप लोगों ने की, ये आइडिया था, किसी को देखा, कॉपी किया, या किसी अच्छा, अमान ने जितना भी काम किया किसी को देख के नहीं किया। अरे जितने भी मेरे गाने मैं खुद लिखता हूँ, धुन खुद बनाता हूँ। अमान को रिलैक्स होता अमान वही है। अच्छा अपनी बात अमान। जी। बोले ना मैं कभी नहीं करता। अच्छा तो म्यूजिक का मोहब्बत से बहुत ताल्लुक है। जब अच्छा। आपको किसी से मोहब्बत होती है तो फिर आपके अंदर शायरी आती है। जब आप अंदर से शायरी बाहर निकलेगी तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपका बैंड है जी। पहले बहुत सीन था म्यूजिक का, कॉन्सर्ट्स होते थे, अब बहुत कम हो गए, अब वापस एक तरह से वो रिवाइव हो रहा है कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में। तो आप क्या देखते हैं फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ ऑन, म्यूजिक सीन क्या है पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान में मैंने एक खास चीज़ देखी है। एक घर में 4 भाई हैं, चारों के गले अलग हैं और वो म्यूजिक भी अलग ही सोचते हैं। आप इंडिया चले जाएं, सारे सोनू निगम को गा रहे होंगे, सारे कुमार सानू को। तो पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि यहाँ से हर नया बंदा निकलता है, और जब नया बंदा एक अच्छे स्टेज पे गाता है तो कमाल करता है। आप हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि आप खामोश हैं, आप भी प्लीज कुछ बोलें। मैं बस गिटार प्ले करता हूँ उनके साथ। इन्होंने खामोशी का वो कहा ना, खामोशी है इस कदर, तो ये वो खामोशी नहीं, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और कब आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की, और ये सब चीज़ें प्लीज। 3 साल से बजा रहा हूँ ऐसे में गिटार, अच्छा आप ड्रम भी प्ले करते होंगे? थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं जिसके हाथ में गिटार होता है, तो ऐसा आपके कुछ नहीं साथ है। ऐसा है क्या? मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं लड़कियों की तरफ से बोल रही हूँ। आप उनको क्या अंकल कह रही है ना अंकल? ऐसे होता है आपके साथ? नहीं अच्छा, इंस्पिरेशन ये खामोश क्यों, आप डरे हुए क्यों है? बेटा इंस्पिरेशन कौन है आपकी? आपकी बताएं, फिर आप अपना बताएं। अमान खान, हाँ आप अपनी खुद इंस्पिरेशन है जी। कितना ऑब्सेस्ड आदमी है। अच्छा आप बताएं क्या इंस्पिरेशन है आप किसको देख के आपने गिटार प्ले करना स्टार्ट किया? 5 भाई है मेरे, मतलब दोस्त टाइप के ना, मोहल्ले में रहते थे तो उनसे दोस्ती हुई। तो अच्छा उस्मान, मुझे सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे There's no need for sorry. इट्स ओके। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बिकॉज मैं कब से देख रही हूँ एक पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट लग रही है। दोस्तों में ना हम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हम सब काम करें, हम सब भी 5 एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन किसी की ना केमिस्ट्री मिलती है, वाइब मिलती है कि ये मेरे जैसा है ये। बट आप दोनों मतलब वो बोलते हैं, आप बोलते नहीं, आप हम सवाल भी पूछना तो आप यू आंसर देके और बस दैट्स इट। तो कैसे, किस तरह से, अगर ये आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉसिप कर रहा हूँ, मर्द औरत सब गॉसिप करते हैं, गॉसिप कर रहा हूँ, तो ये तो आपको पूरी बातें बताते हो कि आप सिर्फ सुनते हैं या आप भी कुछ कहते हैं? ये सिर्फ कहते होंगे जी। या मुझे लगता है वो कैमरा के आगे भी थोड़ा या कैमरा शाय है, conscious हो सकता है। कैमरा शाय है। आई गेट इट ब्रो। ये नहीं आप इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, वो एक्सट्रोवर्ट लग रहे हैं, ऐसा मुझे फील आ रहा है। मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ सिंगिंग पे ही अपना फोकस रख रहे हैं, आपकी कोई एजुकेशन भी साथ चल रही है या कुछ जॉब कर रहे हैं? कुछ हाँ मेरी जॉब है अपनी, और तालीम मुकम्मल कर लिया आपने? अपनी जॉब अपने लिए काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर लिया। बहुत ज़्यादा कर लिया? क्या हाँ। किया आपने? तो अभी मैंने एक फिल्म भी की है जिसका नाम था अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। Nice. इंशाल्लाह आपका टाइम अपना आ time चुका है माशाल्लाह हाँ से। अपना टाइम आ चुका है, और उसके गाने भी मैंने खुद लिखे हैं, और स्टोरी भी मेरी है। एक्टिंग भी आपने खुद की है, डायरेक्शन भी खुद की है। मेरे साथ थे वो, बता देना डायरेक्शन भी खुद किया आपने? नहीं वलीद और साकिब भाई थे जो इस फिल्म को, अच्छा 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 अच्छा। तो उनको लिखी भी आपने? हाँ 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं खुद को? प्राइवेट जेट में? नहीं पता, क्योंकि 5 मिनट की खबर नहीं है। नहीं वो तो 5 ठीक साल है, में क्या सोच गोल तो होगा ना, कुछ हाँ। 5 साल बाद में एक अपने गोल गोल होता है। ये अचीव करना चाहता हूँ।
बस इंशाल्लाह एक बड़ा सा नाम होगा अमान खान। इंशाल्लाह। तो अपना होगा, इसका नहीं होगा। हाँ इसका बैंड का नाम होगा। बोला बैंड का नाम तो बता दो। बैंड का नाम बैंड का नाम है ई मेजर। सॉरी ई मेजर। ई मेजर। ये मुझे अभी इन्होंने बताया कि हमारे बैंड का ये नाम है। मैंने कहा ओके। क्यों? पर आप लोग तो साल से साथ हो ना, काम कर रहे हो। नहीं अभी क्यों बताया? मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता। या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सिंगिंग में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं हर चीज़ में, आई मीन मतलब वो नाम कुछ भी रखें या फेसबुक का, इंस्टा का, कुछ भी, तो मुझे लगता है उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते जितना आपको सिंगिंग और एक्टिंग में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आई हाँ, थिंक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब गाना अधूरा रहता है ना तो मुझे देखते हैं यार अब इस गाने के अगले बोल क्या होने चाहिए। उस्मान एंड तो मुझे अमान, 1 घंटा मिलता है मैं ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और मेरे थैंक यू में कमी रह गई जी, बताएं। मेरा थैंक यू थोड़ा लंगड़ाते हुए आया। आपके थैंक यू में आयोडीन की कमी है। यस। अच्छा, थैंक यू सो मच अमान और उस्मान। उस्मान, मैं तो कहूँगी कि आप भी थोड़ा बोलें क्योंकि आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना ऑफ कैमरा बहुत बोल रहे थे ये। मानम ने उन्हीं को फोकस किया था। बहुत तेज हो So रहा है। thank you so much और विश यू वेरी वेरी गुड लक कि इंशाल्लाह आपका बैंड और आप खुद बहुत कामयाब हो। हम सब की तरफ से दुआ है। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि कुछ खूबसूरत सा अगर आप पठानी पश्तो आपका या पश्तो में पश्तो जरूर। song और सुना आपका हसीन गाना सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएंगे। Yes. जी सर। थैंक यू। ದ ಗುಂಗ್ರು ಗಾನು ಪಶ್ಳಂಗಾದಿಲೆ ಬನೇಕಳ ಅಲಂ ಪರೋರೋ ಕೇದ ಕದಂ ಸಮಾವಡೆ ದ ಗುಂಗ್ರು ಗಾನು ಪಶ್ಳಂಗಾದಿಲೆ ಬನೇಕಳ ಅಲಂ ಪರೋರೋ ಕೇದ ಕದಂ ಸಮಾವಡೆ ಜಮಾವಡೆ 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 साथ दीजिएगा जमावड़े पे। ओके। जमावड़े 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 बना जतावशप मैदान केले वने का खलक बजालू घेद ढेर मिनिस पे लने का खलक दस्तर गुखशो दी दुनिया टोला जख्मे कड़ा सनम परोरो के द कदम समावड़े द गुंगरू गानु पशड़ंगा दिले बने कड़ा अलम परोरो के द कदम समावड़े जमावड़े 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 जमावड़े। वेलकम बैक। अभी हमारे पास बहुत अच्छे 2 सिंगर थे और उन्होंने अपने बारे में बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ें बताई। और मुझे सबसे मज़े की बात जो उनकी लगी थी कि वो पश्तो का जो गाना था, मुझे थोड़ा कनेक्टिविटी होती है कि पश्तो गाने या बलोची गाने मुझे थोड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने। समझ में आया आपको? नहीं, समझ में नहीं आता बट मज़ा आता है। जमावड़े जो था क्या मतलब है इसका, पता है आपको? मेरी जान। थैंक यू। नो आपको नहीं बोली, मैं मतलब बता रही हूँ, मीनिंग बता रहे हैं। अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा। बाकी में अनम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने गाने उन्होंने सुनाए और हमें काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ पे, जो कि पेशेंट हैं, आई मीन अपना ख्याल नहीं रख पाते। उसमें मेरी मम्मा भी इंक्लूडेड हैं क्योंकि बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आज जो प्रोग्राम करूँ शायद जो है वो उस रूटीन पे सब आ जाएँ। तो पहली चीज़ ये है कि अपने खाने का ख्याल नहीं रखते। जो अपनी रूटीन में जो खाना खाते हैं उसमें जो है वो मीठा भी खा लेते हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप लोग जैसे नॉर्मली आटा यूज़ करते हैं, उस आटे को आप अगर शिफ्ट कर लें जौ के आटे पर तो वो आपकी हेल्थ के लिए लाल आटा कह रही है जो कहते हैं लोग। जौ का आटा, आटा ओके। उसके अंदर जो है वो इतना शुगर नहीं होता, वो आप नॉर्मली खा सकते हैं। Okay. वो आई मीन आपको जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, जो पेशेंट हो जाते हैं जिनको आई मीन 2-3 दिन तक आई मीन वॉशरूम नहीं जा पाते, तो वो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे जो मज़े की चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताती हुई चलूँ कि स्टीविया इट्स लाइक आप उसको पाउडर फॉर्म में, आप उसको चाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे पाउडर फॉर्म में भी आप खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं। It's a sweetener? हाँ। Okay. वो ये नहीं कि आपकी क्रेविंग ख़त्म करेगा। ठीक है। जैसे मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे ये लगा कि अब मैं अपनी मम्मा के लिए ये चीज़ जो है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मीठा होता है, वो इतना मीठा होता है। लेट्स सपोज आप 4 किलो की चीनी आप घर में यूज़ करते हैं। उशिया, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि फिर आप आगे वो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगी।
डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके अलावा जो आप शुगर का ये जो अभी आपने बताया है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो डाइट कर रहे होते हैं और शुगर से दूर रहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा ओके। तो मतलब इसमें वेट नहीं जो बढ़ेगा। स्टीविया है, बड़ी बात है, आपने बात रख दी, ठीक है। जी कायनात, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है वो रेज़ किया। मैं आप लोगों को बताती हुई चलूँ, जो लोग डाइट पर हैं और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो लोग भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल यूज़ करने वाली हूँ। एंड सेकेंडली, करेले का पाउडर वो आपको डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। मैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने तो ये घर कड़वा में। नहीं होगा? कड़वा होता है बट आपको बाजार से छोटे छोटे कैप्सूल्स मिल जाते हैं, आप उसको वो फिल करके आप घर पे रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। मुझे लगता है कि पाउडर जो है वो आप उसको दही में भी यूज़ कर सकते हैं, राइस पे भी आप स्प्रिंकल करके या कुछ भी ऐसा करके आप उसको खा सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आपको अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी करनी है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो ये आप जो एक तो डायबिटीज होती है, टैबलेट्स यूजुअली लोग ले रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, जो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, वो भी सेम चीज़ अप्लाई करें। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई पीक पे अगर चीज़ें चली जाएं तो वो तो जाहिर सी बात है, आपको मेडिसिन चीज़ें होती हैं जिनका स्टार्ट हो रहा होता है, ये उनके लिए है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती भी चलूँ, इसके साथ मोरिंगा, जिसको मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि उसका पत्ता, उसका पाउडर आप यूज़ करें तो ये डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं वो उनके लिए बहुत मुफीद है। आपका तो ब्रांड है, मुझे लग रहा है मोरिंगा है ना? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में यूज हो रहा है तो मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में चीजें यूज कर रहे होते हैं और आप खुद चीजें एक्सप्लेन करके बता सकते हैं तो आप लोगों को क्यों ना आप। और उर्शिया, आप माशाल्लाह से खुद भी ये फायदा देखिए, आपको फायदा हो रहा है तभी आप दूसरों को बता रहे हो। बताना भी सदका जारी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मदर को लेकर या फादर को, क्योंकि नॉर्मल लोग लाइक नॉर्मल इन सेंस के वी आर यंग पीपल, हमें फिर भी एक इम्यून सिस्टम कह लें या हम फाइट कर सकते हैं किसी भी डिजीज। एग्जैक्टली। तो डायबिटिक जो बड़े होते हैं, लाइक एल्डर पर्सन, लाइक एज होती है जिनकी, अगर वो जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेडिसिन से तंग आ जाते हैं, और जैसे कि यूनस ने बताया इंसुलिन जो इंजेक्शंस है, मैं अपनी मामी को देखती हूँ तो वो कहीं ना कहीं अगर उनको एक चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, और फ़ायदा भी वो कि प्लांट है, पहले के दौर में ये मेडिसिन तो नहीं होती थी ना, यही जड़ी बूटियाँ होती थी। और बताना चाहिए, गपशप इसी का नाम है कि गपशप में हम हर तरह की गपशप करते हैं। हकीकत बात है। और मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, कायनात ने आपकी इतनी तारीफ कर ली कि मैं आपकी तारीफ अब बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आप हमेशा ही ऐसा टॉपिक लेकर आती है सीरियसली जो आवाम को बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं होती उनको मिलती है। जैसे आपने ये जो पॉइंट लाया है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, हालांकि मेरे वालिदैन को ज़ियाबतीस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी से ही, क्योंकि जब उनकी एज होती है तो आपको अंदर जो है वो फील हो जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो आप उनको मिठाई पे टोक रहे होते हो, आप कह रहे होते नहीं नहीं अम्मी आपने मीठा नहीं खाना, अब्बू आपने मीठा नहीं खाना। तो अगर ये चीज़ है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मार्केट में अवेलेबल है ये आराम से। हाँ बिल्कुल आराम से आपको किसी भी बड़े स्टोर से आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो स्टीविया है ये मीठा है, तो मैं आपको ये बताती हूँ, लेट्स सपोज आप अगर घर में शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं स्वीटनर है बट ये हाँ स्वीट है। मैं आपको एक बात बताती भी चलूँ यूनस, के 4 किलो की चीनी आप यूज कर लें और आप एक बॉक्स जो है वो स्टीविया का घर में रख लें तो आपका जो है वो बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। आपने 4 दफा बोल दिया कि बताती नहीं, मैं अभी तक यहाँ बैठी नहीं। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मेरी प्रॉपर्ली जो चीजें हैं वो क्लियर होके जो है वो आवाम तक पहुंच जाए। एक और फिनोमेना है प्री डायबिटीज एरिया। उस स्टेज में क्या होता है कि जो लोगों को नहीं पता होता कि वो इतना, वो मतलब एक लास्ट स्टेज है टुवर्ड्स डायबिटीज। वो मोस्टली क्या होता है प्रेग्नेंट वुमन के साथ होता है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अक्सर ये तब औरत प्रेग्नेंट होती है और वो क्रेविंग उसको होती है चीज़ों की, वो हर चीज़ खाने लग जाती है। तो वो हर चीज़ खाती है तो उससे उसके शुगर लेवल्स हिट कर जाते हैं और अक्सर औरतों को इसी दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेस्ट करवाते रहें, अपने शुगर लेवल्स स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन वो करवाते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं मेन की बताता हूँ, स्ट्रेस सबसे बड़ा एक। आपको क्या लगता है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज? इज इट स्ट्रेस और शुगर? स्ट्रेस। सही जवाब, उर्शिया की बाइक हुई। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं, उनके बारे में जब भी मैंने सुना है तो वो यही कहते हैं कि जब हमें बहुत स्ट्रेस हुआ था उसके बाद ही हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मैं मानती हूँ कि शुगर खाना खाने से भी जो है, हम लोग तो नॉर्मल चीज़ चाय कुछ भी खा रहे हैं उसमें शुगर है, बट जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीम पे जब आपका जो स्ट्रेस चला जाता है उसके बाद जो है वो आपको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि एक तो है आपकी शुगर लेवल्स, जब वो हिट हुए, इंक्रीज हुए तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है
बिकॉज आप उस पॉइंट पे आपकी जो बॉडी ना के अंदर सारे केमिकल्स है ना वो हिल रहे होते हैं। आपको मेंटल इश्यूज भी होंगे, आपको फिजिकल इश्यूज भी होंगे। तो स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है। आई हैव सीन पीपल कि वो एजेड है, वो 60-70 है और वो हर चीज मिठाई खा रहे हैं और उनको नहीं हो रहा। और एक और एंगल ये भी है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उनके भी चल रहा होता है। यूजुअली मदर की साइड से मैंने सुना है कि ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फादर साइड। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ऐसी बीमारी है। और शुगर तो ऐसी चीज है दुनिया में कहते हैं व्हाइट पॉइजन है। तो आप चीनी अगर खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं। और अगर जो बिल्कुल चीनी नहीं खाते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक मतलब वो चीनी नहीं खाते, उनको भी शुगर हो सकता है। नहीं, और चीनी खाना भी नहीं चाहिए सना। और अब तो कीमत भी बढ़ गई है। नहीं बस लेट मी फिनिश। चीनी खाना भी नहीं चाहिए सना, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप चाइना जाएंगे, वहां से किसी को किडनैप करके लाएंगे, फिर यहाँ पे उसके कोफ्ते बन रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम चीनी नहीं खाएं प्लीज, फॉर गॉड से। जो चीनी खा रहे हैं मत खाएं। लिसन, प्लीज खाए। जी ओके अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेविया ले लें, और उसमें और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है कि चीनी की कंजम्पशन तो आपको कम करनी है, लेकिन मैं कहती हूँ वाइट चीनी तो अपनी जिंदगी से निकाल दें। नहीं, आप खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ डॉक्टर लग रही है, प्रोफेसर लग रही है ना, आप प्लीज बोले, मैं मुझे सुनना है। आप एक ऑटोग्राफ दे दो उसके बाद पूछिए आफ्टर द शो। ओके तो आप सिर्फ चीनी की कंजम्पशन ना कम करें, उसको आप कम करें, क्योंकि आपकी बॉडी को एक पॉइंट पे शुगर भी चाहिए होता है। तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो लेकिन आप उसको एक्सीड करेंगे ना, उसकी अमाउंट से ज़्यादा खाएंगे मतलब, तो वो फिर नुकसान दे। लेकिन चीनी भी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए। आई मीन मीठा, बहुत सारे लोग मैंने देखे मिठाई भी खाते हैं, लेकिन वो कम तादाद में खाते हैं। आप बिल्कुल ख़त्म कट डाउन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट्स हमेशा बैग में कोई कैंडी वगैरह कुछ रखते हैं, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आप लो अगर अल्लाह ना करे लो हो जाए तो रखते हैं। मगर यूनस हमारे पानी में, हमारी चाय में, हम लोग नॉर्मल चाय भी पी रहे होते हैं तो उसमें भी शुगर होती ही है। आप शुगर नहीं भी लेते, वाइट शुगर या ब्राउन शुगर आप नहीं भी यूज़ करते, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे फूड्स में हर है। चीज़ आपको हर चीज़ आपको म्याना रवि में ही करनी चाहिए, चाहे वो शुगर हो चाहे वो सॉल्ट हो। मैंने लोगों को देखा है कि शुगर पे तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि शुगर ज़्यादा नहीं खानी, लेकिन सॉल्ट हर सालन में नमक उनको चाहिए, नमक भी उससे भी उनकी एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस फूड से थोड़ा सा गुरेज क्या करें। ये मैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए नहीं बोली, जनरली बोल रही हूँ कि प्रोसेस फूड से थोड़ा अवॉइड क्या करें। वो भी बहुत नुकसानदेह होता है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। और दूसरा, टाइम पे खाना खाया करें। एक मैं बात बता दूं कि डायबिटीज इज द स्टार्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो आपके अल्लाह माफ करे फिर किडनीज में इशू होने लगते हैं, लिवर में इशू होने लगते हैं, आपकी स्टमक इश्यूज होते हैं, आपकी बॉडी के मसल्स के इशू होते हैं। अक्सर जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको अक्सर ये बोलता है आप एक्सरसाइज करें, बिकॉज मोस्टली ये होता है कि एक टाइम आता है डायबिटीज अगर वो एक्सरसाइज नहीं करा तो उसके बॉडी पार्ट्स कटने लग जाते हैं, बिकॉज ब्लड ट्रैवल नहीं करता उस बॉडी पार्ट्स में। अक्सर आपने देखा होगा पाँव कट जाते हैं, टांगे कट जाती हैं, अल्लाह माफ करे। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखिए आप अगर डायबिटीज, वसीम अकरम साहब को डायबिटीज है, फवाद खान को डायबिटीज है, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। वसीम अकरम अब कहाँ से आपको लगता है ही इज लाइक 50 वो सब चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बताया था कि स्टीविया और करेले का पाउडर एंड मोरिंगा जो है, मैं अपनी लाइफ में जो है मेरे घर में ये आते हैं, ये सारी चीज़ें। आपको आपने तो इंटरव्यू देखा, वही तो फोन पे बात हुई उससे, उसने उनको कॉल की, हेलो वसीम अकरम, हेलो वसीम, दिस इज यूनुस खान, उसमें रॉन्ग नंबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, और वो चीज़ ये है कि आप लोग गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग आई मीन शुगर पेशेंट नहीं है उन लोगों की बात कर रही हूँ, और वो नॉर्मली शुगर से दूर नहीं रह सकते, चीनी से दूर नहीं रह सकते, वो गुड़ का इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए काफ़ी मुफीद है। अच्छा, मैं इस बारे में मुझे लगता है कि अगर आप सबने अपना इनपुट दे दिया तो इसी के साथ साथ मेरा एक टॉपिक है, और वो टॉपिक देखा जाए तो रिलेटेड तो हमारी ज़िंदगी है, लेकिन थोड़ा फन फैक्ट है उसमें। अच्छा, तो हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलते एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगा मेरा टॉपिक, और उसमें और हम सबके टॉपिक्स में जो भी आप मुत्तफिक है, वही वाली बात है कि आप भी हमें कोई टॉपिक दे सकते हैं, या आप भी बता सकते हैं कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, या आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम आपको अवेयरनेस दें। सो अभी कहीं नहीं जाएगा, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम सदका जारिया ही इसे कहेंगे कि जिनकी जो बीमार हैं, जिनको शिफा की बहुत ज़रूरत है, अगर आपने कोई भी अच्छी बात बताई तो हम उसको कहीं ना कहीं इबादत में ही काउंट करते हैं, कि जिससे किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, या कोई एजुकेट हो जाए, या उस चीज़ से परहेज कर ले। लेकिन अभी ज़िंदगी से, मैंने कहा था ना ब्रेक पे जाने से पहले एक बात है, और मुझे
देखिए, इंसान हर कोई आया है, हर नफ्स को जाना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। और मैं बात कर रही हूँ कि हमारी हकीकी जो जगह है, हमारी हकीकी घर की, कि जो एंड ऑफ द डे हमारे कब्रिस्तान, ठीक है, ये कोई बात स्कैरी और हॉन्टेड नहीं है, लेकिन दुनिया का महंगा तरीन कब्रिस्तान है। 2 कब्रिस्तान के बारे में मुझे बात करनी है, दोनों ही डिफरेंट कंट्री से। एक है मलेशिया और दूसरा है मैक्सिकन में जो कब्रिस्तान है, जो बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, वहाँ एक कब्र की अगर मैं प्राइस की बात की जाए, या कहते हैं ना कि कब्रिस्तान भी बुकिंग जो आप करते हैं, तो एक कब्र वहाँ पे $5 मिलियन की है मैक्सिकन के अंदर। और फैसिलिटीज़ क्या है उसके ऊपर मैं आती हूँ। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, मलेशिया के शहर यंगिन, वहाँ पर एक कब्र पाकिस्तानी अगर पैसों की बात की जाए तो 30 लाख की है। अब इन कब्रिस्तान में क्या फैसिलिटीज़ है? अच्छा, जो कब्रिस्तान में मैक्सिकन की बात करी, वहाँ पर ज़्यादातर लोग वो हैं जो कार एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी कोई ना कोई एक्सीडेंटली हादसाती मौत जिनकी हुई है, उनकी डेथ हुई है, और उन्होंने वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी कब्रें, और बहुत एक्सपेंसिव कब्रें। और इसके साथ साथ अगर कोई गरीब इंसान है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसकी खुदा न खास्ता कोई बेटी की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में कहीं भी, तो उनकी जो है ना वो फ्री में वहाँ पर, मतलब कब्र का तो पे करना पड़ता है इंतज़ामिया को, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से फंडिंग की जाती है उस कब्रिस्तान में। और इसी तरह मलेशिया में, अब मैं जब ये पढ़ रही थी, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप लाइक आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा ये न्यूज़, ये न्यूज़, वाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टिल जो डिस्कस करने का रीज़न है वो ये है क्योंकि अगेन देखिए, कब्रिस्तान का नाम आता है तो कहीं ना कहीं मौत से डरने की बात नहीं, कहीं ना कहीं इंसान को अपनी ज़मीर, अपने किरदार, अपनी चीज़ों को वो अपने अंदर झांकता ज़रूर कि भाई एंड ऑफ द डे हमारा भी यही हाल है, हमने भी यहीं जाना है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस तरह से मतलब ये क्या है। और मैं साथ साथ बताऊं कि इन कब्रिस्तान में ऐसा क्या है कि दुनिया का महंगा तरीन कब्रिस्तान तो माना जाता है, लेकिन क्यों यहाँ पे दी जाती है एक्सट्रीम डिफरेंट फैसिलिटीज, लग्जरीज, एग्जैक्टली, जैसे कि एयर कंडीशन, कॉफिन भी है तो एयर कंडीशन है। अच्छा, किसी बच्चे की डेथ हुई है तो उसका जो कॉफिन है या उसकी कब्र है या बाहर, तो पेंट बारबी जैसा उसका पेंट है, अगर कोई फीमेल है तो बारबी जैसा उसका पेंट किया हुआ है। लाइक कहीं ना वो काइंड ऑफ, अगर आप देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है कि उनको सैटेलाइट रिलीजन की कवर हो सकती है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलीजन। नो, डेफिनेटली जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, मैक्सिकन में तो ज़्यादातर आपको पता है कि कौन से, यस, और मलेशिया में जो है वो मुस्लिम्स, ओके, हाँ, तो मुस्लिम्स कब्रिस्तान बहुत, देखिए वही वाली बात है ना कि हर कोई चाहता है कि जब उसका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में अरमान होता है कि देखिए, ये अकायद पे मैं बात नहीं करूंगी, प्लीज़ मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश ना किया जाए, कोई मीम ना बनाए। अकायद पे बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लूँगी कि जब आपकी किसी प्यारे की कब्र होती है तो आप कहते हैं कि मैं फूल की चादर चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा। हर इंसान अपनी क्या कहते हैं कि अपनी औकात या फिर अपनी हैसियत के, हाँ, हैसियत एग्जैक्ट वर्ड है, अपनी हैसियत के हिसाब से जो है वो करता है। तो वहीं पर जिन प्यारों की कब्रिस्तान में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई यूनस, जब मैं पढ़ रही थी और मजीद पढ़ी थी, तो जो फैसिलिटीज़ है, एयर कंडीशन कॉफिन और एयर कंडीशन कब्रिस्तान और सैटेलाइट, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी, मुझे थोड़ी ये मैक्सिको की आप बात करें, जी, और मलेशिया में, मलेशिया और मैक्सिको, मलेशिया में भी 30 लाख का जो मैंने आपको बताया ना कि एक कब्र को, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी उन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी हुई, कॉफिन वाली। कॉफिन तो दोनों जो एयर कंडीशन है, और वो एक चीज कायनात को करेंगे क्या, मतलब उस कॉफिन में तो डेड बॉडी, तो इतनी फैसिलिटीज दी, तो फिर उनके रिलीजन में ये चीज उनको नहीं सिखाई जाती कि आप मर गए तो डेड खत्म, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो वो इतनी सहूलतें किस चीज को मुहैया कर रहे हैं, मैं ये सोच रही हूं। चलिए, ये समझ मुझे फिर भी चेंज हो रहा है, सही हो रहा है उसके, अगर कुछ डेफिनेटली देखिए यूनस हो रहा होगा, मैं कह रही हूँ $5 मिलियन, ठीक है, और इसका मलेशिया का बताया 30 लाख। और एक और बात, चले मुझे ये एयर कंडीशन और सैटेलाइट का तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्कस करूं कि एक अजीब अनोखी सी बात है, उस दुनिया में क्या क्या होता है वो हम सबको पता है कि बहुत ही अनोखी चीज़ होती है, लेकिन बारबी वहाँ तक का मुझे समझ आता है कि छोटी बच्ची की किसी बीमारी की वजह से या कार एक्सीडेंट में या कहीं भी डेथ हो जाती है, तो उस छोटी बच्ची का कॉफिन या उसकी कब्र के बाद बारबी का वो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काबिल कबूल या थोड़ा सा आपके इंसान कायनात की। ये तो वो बात हो गई कि आपके पास पैसा है तो शशके तो दिखाना ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई गरीब है या कोई मिडिल क्लास से किसी की डेथ होती है, या नॉर्मली हम लोग जैसे कि अपने कब्रिस्तान चले जाएं और सारी चीज़ें देखें,
तो वो प्रॉपर तरीके से वो उनको पक्का भी नहीं करवा सकते। आई मीन प्रॉपरली उनकी जो वो करवाते हैं, जो टाइलिंग्स करवाते हैं, जो प्रॉपरली उनको जो ठीक करवाने वाली चीज़ भी होती है वो भी नहीं बेचारे करवा पाते। वो कहते हैं कि बस हमने दफना दिया, वो सब चीज़ें हो गई हैं। बट जैसे कि आपने चीज़ बताई कि कोई किसी बच्चे की डेथ हो गई है और वो प्रॉपर तरीके से उसकी जो है कब्र को सजाया जाता है, जो भी उसकी ख्वाहिश थी जी, या फिर एसी लगवाए जा रहे हैं सैटेलाइट। तो ये तो अच्छा, वाकई में सैटेलाइट्स भी लग रही जी, हैं। मैक्सिकन का जो कब्रिस्तान है, एक और चीज़ मैं बताती भी जाऊँ कि ये मलेशिया में नहीं, मैक्सिकन में जो कब्रिस्तान है उसके साथ साथ सैटेलाइट, वाईफाई, एयर कंडीशन और इस तरह से तैयार होने के वहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं हादसात में जिनकी डेथ हुई है या फिर जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए सर्व किया है, तो वो कब्रिस्तान और है। ये हर साल पे करने या वन टाइम पेमेंट है? नहीं, वन टाइम जो कब्रिस्तान की तो बुकिंग कहते हैं ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखें, अव्वल तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर सुपर ब्लेस्ड कि हमारा इस जहान के बाद भी आगे एक और जहान है। तो कभी कभी होता है ना कि हम यहाँ ना सक्सीड हुए तो इंशाल्लाह आगे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हमें इस जहान के लिए भी तैयारी करनी है, उस जहान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुनिया ज़्यादा राज करनी है जी। Exactly. तो अब वो जो लोग हैं, अव्वल तो वो मुस्लिम्स हैं नहीं और उनको आगे का जहान उनका है नहीं, उनका जो है यहीं पे ख़त्म है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक नया फैशन और ट्रेंड स्टार्ट करवाना चाहते हैं और ताकि ये भी ट्रेंडिंग आए और लोगों के दिमागों में जो है वो गंद कचरा भरना चाहते हैं। उनकी साजिश है, क्योंकि इस तरह की बहुत चीज़ें अजीब व गरीब सी चीज़ें करते हैं और वहाँ से बहुत सारे हम आते हैं ना फैशन कल्चर या ट्रेंड। लेकिन मुझे पता है कि इस तरीके का कोई भी फालतू सा जो है उस चीज़ को हम तो प्रमोट नहीं करें, क्योंकि क्योंकि ये सारी पैसे की ताकत होती है। जब आपके पास पैसा होता है तो वो समझ में नहीं आता कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें। अच्छा, तो ये ऐसे ही जो है चीज़ें इनके ऊपर आप यूज़ कर अच्छा, ये भी बात समझ आती है यूनस, अनम, उर्शिया, सना और मुझे लगता है ऑडियंस को भी एक बात समझ आती है कि चले जिसने कंट्री के लिए सर्व किया है। फॉर एग्जांपल मैं एसी और वाईफाई की बात नहीं कर रही, अंदर जाके उन्होंने कौन सा वाईफाई में देखना है कि बाहर क्या हो रहा है रीच या बाहर क्या हो रहा है, वो बात नहीं कर रही हम किसी के उस पर, वो बात नहीं। लेकिन उनके लिए समझ आ रहा है कि आपने बाकायदा उनके लिए बना दिया है, झंडा फ्लैग लगा दी, कंट्री का फ्लैग लगा दिया या फ्लावर्स लगा दिया या आपने बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी है और आप प्रे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन मलेशिया वाले कब्रिस्तान का, जिसका मैंने बताया पाकिस्तानी 30 लाख रुपए, मतलब अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे घर लोग कहते हैं ना कि मुझे प्लॉट लेना है, Exactly. मुझे एंड ऑफ द डे घर वही है। फिर आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए कि अगर कर रहा है बेटर है कि हम पहले टॉमी प्लॉट ले लें, इतने में 2 प्लॉट्स आ जाएंगे अच्छे अच्छे, वो बनाने पड़ेंगे, आपको कॉर्नर तो मिलेगा। और वो हमारे जाने के बाद हमारी औलाद के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, मैं मेरी आवाज़ आपकी समात तक आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे सीरियसली अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर यही पैसे जो ये कब्र पर इतना ज़्यादा लगा रहे हैं वो अगर ये डोनेट कर लें, अपनी ही कंट्री को डोनेट कर लें, कितने सारे लोग होंगे जो भूख से सो रहे होंगे, भूखे सो रहे होंगे या भूख से मर रहे होंगे, उनके ही काम आ जाए। लेकिन कहते हैं ना वो दुनिया में शशके खत्म नहीं होते, भाई दुनिया में शशके कभी खत्म नहीं होते। मतलब आपने मरते वक्त भी शशके दिखाना है कि हमारा जो जनाजा हो वो कितना जो है वो बड़ा होना चाहिए। खाने तक खाना स्पेसिफिकली जो है वो अरेंज करवाए जाते हैं कि जब मैं मरूंगा तो तब ये खाने इतने होने चाहिए, इतनी डिश होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, डेथ एनिवर्सरीज भी वो तो मनाते हैं। और वो भी बहुत ज्यादा शानदार तरीके से मनाई जाती है। मैंने एक जगह पर पढ़ा था और मैंने वो वीडियो भी देखी थी, मे बी मैं रॉन्ग हूँ इसमें, कंट्री के हवाले से मैं बताऊँ, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका है ना, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैंने ये जो है वो वीडियो भी देखी थी, डॉक्यूमेंट्रीज जो ज़्यादातर होती है उसमें साउथ अफ्रीका में जो है वो क्या है कि बहुत पहले की बात है, उनका एक ऐसा वो होता था कि मतलब आप उनका रिवाज कह दें, एक रिवायत कह दें, वो ऐसी रिवायत थी कि मरने के बाद जो लोग मर जाते थे वो लोग दफनाते नहीं थे। उनका ये मानना है कि मर गया लेकिन वो इंसान जो है वो अभी भी हमारे साथ ही है, तो वो मतलब उनका बिल्कुल एक अलग ही बिल्कुल अलग चेंज है। वो दफनाते नहीं थे, वो क्या करते थे, जो डेड बॉडी थी उससे पूरी तरह तैयार करते थे। तैयार करने के बाद जिस तरह हमारे घर में अभी खाना बन रहा होता है, मतलब हम सबका ही खाना, अगर मैं भी यहाँ पर हूँ लेकिन मेरे घर पे मेरा खाना तैयार रखा हुआ है क्योंकि एक आदत हो जाती है घर पे भी, तो वो लोग वो जो जनाजा है, जो डेड बॉडी है उसके लिए खाना बनाते हैं। डेड बॉडी के सामने इस तरह से कप रख लेंगे, डेड बॉडी है लेकिन उसके सामने कप रख लेंगे। मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ फर्दर कि जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, स्किन कटती है उस इंसान की और कोई कॉटन की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ पे स्किन को लगा देते हैं और एक स्टैच्यू बन जाता है।
जैसे आपने देखा नहीं होगा उसकी हड्डियां नजर आ रही होती है ना, जो मैंने पूरी वीडियो देखी थी ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गन्स अंदर ना फिर स्मेल करना स्टार्ट करेगा। हाँ, वो जैसे हटा आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जैकेट बनती है शीप के लेदर से, तो जो स्किन काट के लगाता है, आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल आपको एनिमल्स दिखते हैं बट द स्किन आर रियल, तो ये ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है। और उनकी यकीन माने कि वो इतना, मतलब मैं देखकर ही हैरान थी बिल्कुल ही कि ये क्या है, किस डायरेक्शन में ये लोग सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे। वो पूरी डेड बॉडी उनके सामने थी, एक और भी ऐसे डाले हुए थे बहुत ही अजीब से, मतलब और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मरने के बाद उनको दफनाते नहीं है और अजीबो गरीब तरीके से वो रखते हैं उनको, लेकिन इंसानी अकल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। बहुत शॉकिंग बात है। मुझे भी लगता है कि ये टॉपिक खत्म करने के सिर्फ डिस्कस नहीं, एक अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से एक बात निकली है कि इन्होंने बोला पैसा बहुत है, शश के लोगों के खत्म नहीं होते। exactly. अब मुझे एक बात बताएं, आप जूता लेते हैं, आज तक का महंगा जूता आपने कितने तक का लेगा? 20,000 25,000। ब्रांडेड स्पोर्ट्स का नाइकी का कह रहे हैं या आप पूमा का कह रहे हैं, किसी का भी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ मेटावर्स में तो आप जाएंगे तो आप 20,000 या $2,000 का आप जूता खरीदेंगे वहां पे अपने उस कैरेक्टर के लिए, आप लोग लेंगे? कभी नहीं, कभी कैरेक्टर के लिए अगर हम लेंगे तो उसके लिए कौन सा पे करने पड़ेंगे? आपको पे करना पड़ेगा। नाइकी जो ब्रांड्स है ना, जो मेटावर्स है, वो डिफरेंट ब्रांड के साथ एक डील बना रहे हैं कि दे कैन सेल देयर शूज डिजिटली फॉर देयर एवेटार इन द मेटावर्स। अब ये नई स्कीम है उनकी, लोगों को ट्रैप करने की, हम इसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे। लेकिन लोग तब भी लेंगे। यूनस, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बस बहुत ही आगाज के इख्तिताम में ये बात कहूँगी कि आपके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, चाहे जो भी हो, उनकी रिस्पेक्ट आपके दिल में, उनकी यादें आपके दिल में। अगर आप उनकी ग्रेव पर जाते भी हैं तो वहाँ पर आप उन्हें प्रे कर सकते हैं उनके लिए, आगे जहाँ के लिए, क्योंकि सब ये बिलीव करते हैं। बट एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए या उनकी कब्र को या ग्रेव को खूबसूरत करना चाहिए, तो आप लोगों की हेल्प करें, चैरिटी करें। जो लोग ऐसे सर्द खानों में पड़े रहते हैं, आप उनके लिए भी इंतजाम कर सकते हैं। सो काफ़ी मतलब थोड़ा सीरियस था, लेकिन मैंने सोचा कि दुनिया में इतनी अनोखी चीज़ें होती है तो बताई जाए आप लोगों को, यही तो मकसद है गपशप का और हम सब का। तो अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हो गए हमारे साथ एक नया टॉपिक, तो कहीं मत जाएगा क्योंकि गपशप में अभी बाकी गपशप बाकी है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कब्र की, मोस्ट एक्सपेंसिव कब्र, और मैं ये कह रहा था कि लोग इतने पागल हो गए अपने पैसे के लिए। पैसा कमा तो रहे हैं, उसके लिए तो पागल है, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन इतना पैसा आ गया, आप खर्च कहाँ करें? यूनस, ये तो वही बात हो गई, क्या पैसा कब्र में लेके जाओगे? अब वो कर रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, पैसा एज एन करेंसी नहीं लेके जा रहे, लेकिन शशके पूरे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इतने शशके हो गए लोगों की पूरी दुनिया में कि अब मार्क जिंगरबर्गर तो चीता आदमी है, ठीक है। ये इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीता आता है वो इलॉन मस्क है, ठीक है। इन लोगों ने ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया खराब करनी है। ये मैं बोल रहा हूँ दज्जाल है। You are forgetting Jez. जस्ट बफोन। अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग। ये बाकी देखें, ये लोग जो हैं ये विजनरीज हैं। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में किया, वर्ल्ड को एक ग्लोबलाइज्ड विलेज बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन 2-3 लोगों का है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बट ये प्राइम पे आते हैं। मैं आपको बताया था कब्र से अगर बात छिड़ी है, एलन मस्क ने एक चिप बनाई है, ठीक है, ब्रेन चिप। वो आगे मोस्टली 1 डेकेड के अंदर, 2 डेकेड के अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी आ जाएगा आवाम के लिए कि फॉर एग्जांपल यूनुस खान है, ये मरने के करीब हैं और इनकी जो मेमोरीज है वो चिप डाउनलोड होके, जो सारी मेमोरीज मेरी आज तक की देखी गई है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाएगा। वो आइदर कैन बी होस्ट, एक कंप्यूटर होस्ट हो सकता है या ह्यूमन बीइंग हो सकता है। उसके अंदर यूनुस की मेमोरी चली जाएगी और फिर वो यूनुस बन जाएगा। ये ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसी मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये हो सकता है। कमिंग बैक टू मेटावर्स, फेसबुक, मार्क जिंगरबर्गर क्या बर्गर खा रहा है ये, इसने अब मैं आपको ये भी बताता हूँ मेटावर्स में क्या होने वाला है। आपको भूख लगी आपके कैरेक्टर को, अब उसमें हेल्थ है, आपके कैरेक्टर की हेल्थ कम हो रही है। मैं आपको अपनी इमेजिनेशन बता रहा हूँ। तो आप गए वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे, आपने बोला $2 का बर्गर दो, आपके $2 असल में कट रहे हैं। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि for something who does not exist, उसके लिए। and I can tell you can make money too। अब मैं बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1-2 थ्योरीज सर्कल कर रही है मार्केट में इंटरनेशनल, कि आपका जो एवटार है, अब यूनुस खान को इस दुनिया में काम करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अच्छा, अब यूनुस खान मेटावर्स में गया, एक कैरेक्टर बनाया मैंने, यूनशिया खान, ठीक है। यूनशिया खान अब उठे सुबह अपनी दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में, और काम पे चले गए। वहां पे उन्होंने काम किया, उनके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी से मैंने कन्वर्ट किया अपनी अमाउंट इस पाकिस्तानी रुपीस में, और मैंने यहाँ पे पार्टी की,
तो ये दुनिया समझे कहाँ जा रही है, और हम लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं, हम चीनी पे रो रहे हैं, हम लोग अभी तक इसी में फंसे हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों से इंशाल्लाह बाहर निकल जाएं तो हम भी compete कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है, आपकी सोच है। अच्छा, मेटावर्स का एक और मैं बता दूं, ये वाला भी सीन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप बैठे हुए यूं खेल रहे हैं, ये नहीं है। आपके पास पूरी जैकेट है, यहाँ पैचेस लगे हुए हैं, हर पैटर्न आपका कैप्चर हो रहा है मोशन पिक्चर्स की तरह, मोशन ग्रैबिंग हो रही है। आप खड़े हुए होंगे अपने एक एरिया में, अपने राउंड में, आप चल रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा अपने उस कैरेक्टर को बहुत ही लेकर। बड़ा ट्रैप है, आई एम टेलिंग यू। तो क्या करें, We इनको should बैन कराएं फेसबुक, अभी तो ऐसी बहुत सारी थोड़ा टिकटॉक अनबैन हुआ, फेसबुक बैन करा दें। फेसबुक की पहली मार्क जुकरबर्ग जो भी है, उनकी पहली कौन सी इमेज इतनी क्लीन है? उनकी इमेज पे तो अगर आप देखा जाए तो हिस्ट्री भरी हुई है। पहले उन्होंने डेटा बेचा, पॉलिटिकल वे में भी जाकर उन्होंने बहुत सारी करप्शन की। अब पता नहीं दुनिया के साथ क्या करना चाह रहे They just want to control us. एग्जैक्टली। देयर इज अ जोक के वो कहता है, एक बच्चा स्टेटस लगाता है, मार्क जिंगरबर्गर इज अ क्रिमिनल। नीचे से मार्क जिंगरबर्गर ने कमेंट किया है, योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 30 days। आप एक बात देखें, आजकल हर किसी के पास फेसबुक है ऑलरेडी, तो उन्होंने लोगों को इतना अपना आदमी बना ही दिया। और अब इस तरह की चीजें और निकाल कर जो आगे आने वाली यूथ है उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट स्कीम है ये। हकीकत बात है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है ना, जो हमारे पाकिस्तानी है ना, तो उन्होंने शशके दिखाने जो कबर महंगी करके, और ना इन्होंने जो है वो अपने इतने सारे पैसे जो है वो खर्च सिर्फ करने। एक कैरेक्टर पर खर्च करने। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ना आप लोगों की इजाज़त से ऐड करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए यूथ को। अगर आपको याद हो, कनाडा, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस टॉक एंड ऑल, कि कनाडा में एक मॉस्क में जो अटैक हुआ था, तो बाद में ये कहा उसने जज के सामने कि मैं एक गेम से इंस्पायर हुआ और मुझे गेम में इतनी आदत हो गई थी। न्यूजीलैंड, एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड में उन्होंने कहा कि मैं इतना इंस्पायर हो गया। तो गेम्स में देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 12-13 साल के, वो गेम्स खेलते हैं, वो फायर करते हुए उनको मजा आ रहा। तो मैंने अपने कजिन्स को देखा, वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये क्या है, ये किस चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम किस चीज को अपने माइंड। वायलेंस इज बैड फॉर किड्स। यस, और बच्चे ना समझे वो फैसिनेट होंगे इस चीज एक और देखिए, नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड भी है गेमिंग की। मैं आपको बताता हूँ, एक केस हुआ था यूएस में, एक दादा बूथ है, उनका बेटा था, ही वाज 14 और 13, क्योंकि उस दादा की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाना था, कोई आ नहीं पा रहा था, उसको कॉल लेना 911 कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे ने ड्राइव करके अपने दादा को पहुंचाया, उससे पूछा आपने कैसे ड्राइव कर ली? उसने बोला मैंने GTA गेम से खेल ली, GTA गेम से देखकर सीखी है। बट दिस इज अ रेयर वन स्टोरी ना। पॉजिटिव बहुत कम है और मंफी असरात बहुत ज्यादा सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के दौरान ये चीज़ ज़्यादा जो है वो सामने आई थी कि जब ये PUBG का, मैंने तो ये लॉकडाउन में ही सुना था। बहुत पुराने उशिया। आई नो, बट मैंने ये बच्चों 1970 की बात। नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये ज़्यादा जो चीज़ लोगों से सुनी थी वो मैंने लॉकडाउन में ही सुनी थी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल फ्री थे और लोगों के पास कोई काम नहीं था, घर में बैठे हुए क्या करेंगे, बोर हो रहे हैं, तो वो लोग PUBG। हकीकत बात है उर्शिया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बात तो है कि जितने भी लोग होते हैं वो कभी मतलब एक तो अनपढ़ होते हैं, और जो बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि किस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं कभी कभी ये बात कहते हुए भी थोड़ा सा हैरान रहती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की जब भी हम बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद जो उनकी हरकतें होती है, बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि उनकी हरकतें क्या सीरियसली ये पूरी डिग्री हासिल करने के बाद भी ये पढ़े लिखे हैं या इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। पढ़े लिखे मैं एग्जैक्टली पढ़े लिखे जाहिल। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी जो बात करने वाली हूँ, मैं कहीं ना कहीं मुझे इस बात को कहते वक्त जो है वो अफसोस भी है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जहाँ औरत की बात आती है या किसी भी मर्द की बात आती है, वहाँ अगर नाइंसाफ़ी आपको दिख रही होती है तो आपको बोलना चाहिए और लाजमी बोलना चाहिए। अगर आप खामोश रहें, कहते हैं ना जुल्म के साथ जुल्म देखने वाला अगर खामोश रहे तो वो भी इतना ही जालिम है जितना जुल्म करने वाला है। तो आप इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं बात कर रही हूँ लैला परवीन के हवाले से, जो कि PTI की जो है वो रुकन है, और उनके साथ गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो अदालत के अंदर जो है वो बहुत सारे बेशुमार वकला थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है, उन्हें बालों से पकड़ा गया है और उन्हें जो है वो घसीटा गया है, तशद्दुद किया उन पर, लातें मारी गई हैं एक खातून को और उनके भाई पर भी। आप सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो बाकायदा, इस पर एक्शन, अगर मैं भी आज बात कर रही हूँ या तमाम जितने
जितने भी चैनल्स हैं वो भी अगर इतना सरगर्म होकर इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इसलिए बात की क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है वो ये वीडियो वायरल हो गई है बहुत ज़्यादा कि जो पीटीआई की रुकन है वो लैला परवीन, उन पर मतलब बहुत ज़्यादा जालिमाना तरीके से जो है वो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। सना जस्टिस फॉर लैला परवीन का हैशटैग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी भी तरह से देखिए, ना तो औरत की बात है ना तो ये मर्द की बात है। बात है कि आप अदालत एक ऐसी जगह होती है जहां हम जब भी अदालत में जाते हैं ना, अदालत के अंदर दरवाजा ही अगर आप लोग पता नहीं अदालत गए या नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा जाना हुआ। जब भी मैं किसी स्टोरी को कवर करने जाती थी तो मुझे फील आता था, जब मैं अदालत के अंदर जाती थी तो आपको एक फील आ रहा होता है कि आपको इस जगह पर आकर इंसाफ की उम्मीद तो होती है, इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन यहीं पर आकर जो है वो जब आपको ये इस तरह के जो है वो बिहेवियर हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो एक बिलीव होता है वो डगमगाने लगेगा। लैला परवीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने जो इनडायरेक्टली ये बात तो इल्ज़ाम कह दे कुछ भी कह दे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने साबिका हस्बैंड के ऊपर। उन्होंने कहा जी अब देखिए मैं पर्सनल बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर लोग इस तरह से सोचेंगे कि ये तो एक हस्बैंड वाइफ का तलाक का इशू है या अपना आपसी इशू है, इसको क्या आप मीडिया पर आकर जो है वो नेशनल टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ तलाक तक की बात होती तो ठीक था, लेकिन जहां पर जो है वो बात आ जाती है कि जी खातून पर इस तरह से बात की जा रही है, खातून को घसीटा जा रहा है, उसको जो है वो लातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तशद्दुद इतनी बुरी तरीके से, मैं यकीन माने तशद्दुद भी कह सकती हूँ पता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे अवाम देख रहे हैं ना उनको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी तो आपको पता होनी चाहिए कि खातून पर किस हद तक तशद्दुद किया गया है वहाँ पर। करेंगे क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ कि जो ये बेसिक वाकया था वो किस तरह था। देखिए हस्बैंड और वाइफ है उसके दरमियान भी कोई वाकया है, लेकिन बात जब अदालत तक पहुँच जाए और बात जब सोशल मीडिया तक पहुँच जाए तो वो इशू कभी भी पर्सनल नहीं रहता है। तो लैला परवीन जो है उन्होंने ये कहा कि उनकी 5 साल कबल जो है वो एक शख्स से शादी हुई, और वो शादी देखिए शादी ऐसी चीज़ होती है, ये कभी कामयाब होती है कभी नहीं होती, किस्मत की बात है बहुत ज़्यादा। तो वो डिवोर्स जो है वो एक केस था, डिवोर्स का केस था, वो अदालत में चल रहा था। अब लैला परवीन ने ये चीज़ जो है वो इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड पर कहा है, डायरेक्टली ये चीज़ कही है कि 22 जो है वो वकला थे, 22 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने काले कोट पहनकर मुझ पर और मेरे भाई पर हमला किया, और जो ये हमला करवाया है वो मेरे साबिका शौहर ने करवाया है। और साबिका जो शौहर है उनका जब एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये जो लैला परवीन है उन्होंने अपने ऊपर खुद हमला कराया है और वो मुझे एक साजिश के तहत जो है वो फंसाना चाह रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बिलीव कर लेती हूँ मैं दोनों साइड के स्टेटमेंट में, क्योंकि ये अब मामला चल रहा है। लैला परवीन ने जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया है और 22 वकला पर जो है वो अब तक जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। जब फैसला आएगा मजीद चीज़ें जो है वो उसी वक्त क्लियर होगी कि किसका कसूर है किसका नहीं है। बात सिर्फ ये भी है कसूर चाहे किसी का भी हो, जहाँ औरत की बात होती है वहाँ देखें सबसे बड़ी चीज़ है औरत की जहाँ बात होती है, किसी भी औरत को आप इस तरह से तशद्दुद नहीं कर सकते। जो वकला हैं जिन्होंने पैसे लिए, आपने उस साइड से पैसे लिए हों या उस साइड से पैसे लिए हो, आपको खुद एक चीज़ एहसास होना चाहिए कि आप पैसे लेकर भी या चले ऐसे ही आप किसी औरत की इज्जत पर किस तरह से हाथ डाल सकते हैं। दैट्स रियली बैड। जो आप वकील कह रही हैं ये मुझे एक समझ नहीं आई बात कि अगर वो उन पे अटैक कर रहे हैं खुद भी करवाया तो फायदा क्या? केस से रिलेटेड क्या चीज़ है ये? केस से रिलेटेड लाइक इनका जो है वो ये है कि पैसों का मामला है। जो बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो पैसों का है। कुछ चेक थे जो कि इनके बाउंस हो गए थे। अब वो पैसों को लेकर जो है वो एक दूसरे पर इल्जामात चल रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो गलत नजर, आप गलत नजर आए, मैं चाह रही हूँ कि भाई आप चाह रहे हैं कि मैं गलत नजर आऊँ, मैं चाह रही हूँ कि आप गलत नजर आए। लेकिन इस चीज को हम इस तरह से जो है वो केस का पूरा एक होता है ना, अदालत में भी केस बिल्कुल तब्दील हो जाता है जब तशद्दुद या ऐसी चीजें सामने आ जाती अच्छा मैं एक चीज बता दूं ताकि आपको थोड़ा इसमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो हैशटैग जस्टिस फॉर लैला परवीन आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर ऑफिशियली मुल्क के अंदर होती है तो हमें भी पता है कि इंडिया इस चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करता है। वो मीडिया में कंटिन्यूसली ये चीज़ दिखा रहा है और ट्वीट पर आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादातर लैला परवीन के लिए या मतलब इस चीज़ को इशू बना रहे हैं। हमने देखा था आयशा इकराम का भी जो इंसिडेंट हुआ था, तो मुल्क की जहाँ बदनामी होती है क्योंकि मुल्क के कानून पे बात आ रही है ना, अदालत के अंदर हुआ है, बाहर होता तो भी हम बात करते हैं क्योंकि औरत पे तशद्दुद तो किसी भी हाल पे नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन अदालत के अंदर हुआ है। तो अब आप मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आइदर वो वकील हो, वो जज हो, वो पुलिस वाला हो, कमिश्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, किसी को इतना हक नहीं है कि वो किसी औरत पे हाथ उठाए। आवाज़ ऊंची करना वो चलो ठीक है, जाने देते हैं कि चलो आवाज़ ऊंची कर ली, लेकिन हाथ उठाना तो इट्स अ बिग नो नो। एंड
मेरा ओपिनियन ये है कि जब कोई मर्द किसी औरत पे हाथ उठाता है और दिखाने की कोशिश करता है मैं मर्द हूँ, तो मेरी जान आप मर्द नहीं हो, आप मर्द से वो हो। हकीकत बात है। एंड सेकंड मैं ये समझती हूँ कि औरत के ऊपर जो भी हाथ उठाते हैं मर्द हजरात, वो आई मीन अपने आप को कमज़ोर समझें, क्योंकि औरत तो वैसे ही कमज़ोर होती है। आप कमज़ोर बंदे पे हाथ उठा रहे हैं ना, आप किसी ताकतवर के साथ जाकर आप लड़ाई कमजोर नहीं करें। होती उर्शिया। नहीं, औरत कमज़ोर नहीं होती। आई मीन जैसे कोई मर्द आप पे तशद्दुद कर रहा है तो आप रिप्लाई में तो नहीं कर सकते ना, इतनी ताकतवर नहीं है ना औरत कि वो मार सके, या मुझे नहीं ऐसा। I have seen so many women जो मर्द के शाना बशाना आके लड़ती हैं और उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन ये अदालत का जो डेकोरम इन्होंने खराब किया है, ये बड़ा ही पेचीदा मामला है। इस पे अभी कोई जब तक मजीद कार्रवाई नहीं होती मैं अपना हम कोई नहीं कह ओपिनियन सकते। नहीं मैं बस ये कहना दूंगी, चाहता हूँ लेकिन बड़ी गैर अखलाकी हरकत है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कौन कल्प्रिट है, अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ, और अगर वीडियो बनी है तो ये हाथ उठाया जा रहा है एक औरत पे, तो वो साबित हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह सजा भी मिलेगी उस चीज़ की। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि औरत की इज्जत के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में हमेशा से ये हुआ है कि कोई औरत आती है तो हम कहते हैं पहले लेडीज को दे दो, कोई लड़की आती है पहले लेडीज को जाने दे, तो हमारी इज्जत करते हैं। और ये कुछ लोग हैं, और अगर ये बात इंडिया पे भी जा रही है तो इंडिया वालों भी सुन लो कि हम लोग जितनी औरतों की इज्जत करते हैं, आपकी सोच है। हमारे कंपार्टमेंट्स अलग होते हैं, अगर कोई मर्द बस में बैठा हो औरत आ जाए तो उठ जाते हैं कि आप बैठ जाए, और वहाँ पे उल्टा है। मेट्रो का हाल हमने भी देखा, हमने मेट्रो की वीडियोस भी देखी इंडियंस। तो जस्ट टू ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू एंड आवर शो। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर फीडबैक। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।